हेलो गाइस, कैसे आप लोग। जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से रिलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अप्रॉक्स 130 प्लस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोगों का डिस्कस करने का तरीका आपको पता ही है, हर एक ऑप्शन हम लोग एक्सप्लेन करके चलते हैं ना। अगर किसी ने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है कोई बात नहीं, हम लोग इन क्वेश्चंस को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको लगेगा कि हम लोग टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। बस 1 आवर का टाइम मांग रहा हूं आपसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लीडर्स एंड देयर रीजन्स इज नॉट करेक्ट। रिवोल्ट ऑफ 1857 में किस लीडर ने किस रीजन से लड़ा, वो आपको दिया हुआ, आपको इनकरेक्ट जो ऑप्शन होगा वो फाइंड करना है। बहादुर खान ने बरेली से लड़ा, बिल्कुल सही है। नाना साहिब ने कानपुर से लड़ा, बिल्कुल सही है। बिहार से कुंवर सिंह ने लड़ा, बिल्कुल सही। दिल्ली से लियाकत अली ने लड़ा, बिल्कुल नहीं। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने लड़ा, बहादुर शाह जफर, जिसको शहनशाह हिंदुस्तान कहते हैं, ठीक है। और लियाकत अली ने कहां से लड़ा, लियाकत अली ने इलाहाबाद से लड़ा। ये आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपके लिए। इलाहाबाद से लड़ा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है, डी, क्योंकि ये आपका सही नहीं दिया है। दिल्ली से लियाकत अली ने नहीं लड़ा, दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने लड़ा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। Who was the Governor General of India during 1857 mutiny? रिवोल्ट ऑफ 1857 के पीरियड में आपका गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857। ओके, रिवोल्ट ऑफ 1857। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो जो आपका पार्शन ऑफ बंगाल हुआ ना, उस टाइम आपका वाइसराय कौन था? वो रहता है आपका लॉर्ड कर्जन, पार्शन ऑफ बंगाल के टाइम। और लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर ये क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देन लॉर्ड रिपन विल बी योर राइट आंसर। और लॉर्ड डलहौसी की बात करें तो 1848 में ये एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मंगल पांडे वाज स्पॉय इन विच इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी। देखो, सिपॉय और सोल्जर में क्या फर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसका जो सही आंसर ये किसको बिलोंग करता था? 34th ब्रिटिश नेवी नेटिव इन्फेंट्री को बिलोंग करता था, ठीक है। 34th, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द इमीडिएट कॉज ऑफ द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857। इनमें से कॉजेज तो सारे थे, लेकिन जो मेन इमीडिएट कॉज है ना, जिसके बाद ही ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, उसके तुरंत ही स्टार्ट हो गया, वो जो इमीडिएट कॉज था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल्स। जो राइफल्स इंट्रोड्यूस करी थी, नई राइफल्स, इनमें जो कार्ट्रिज यूज होता था उसमें काउ एंड पिग फैट का यूज होता था, जो कि मुस्लिम्स और हिंदूज के अगेंस्ट था। तो ये आपका इमीडिएट कॉज बन गया, कौन? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ। लखनऊ में इनमें से किस लीडर ने रिवोल्ट लड़ा? बेगम हजरत महल ने, कुंवर सिंह ने, मौलवी अहमदुल्ला ने, या फिर नाना साहिब ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, किसने लड़ा? ये आपका आंसर होगा बेगम हजरत महल ने लखनऊ से लड़ा। कुंवर सिंह ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिहार से लड़ा, और नाना साहिब ने कानपुर से लड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो विच ब्रिटिश ऑफिसर प्लेड प्रोमिनेंट रोल इन रिकैप्चरिंग कानपुर। कानपुर से किसने लड़ा? नाना साहिब ने, नाना साहिब। आपको पता है जो रिवोल्ट ऑफ 1857, इट वाज एन हीरोइक एफर्ट बट इट वाज ए फेलियर। ये फेल हुआ बट हीरोइक एफर्ट तो था। अब फेल हुआ तो नाना साहिब ने कानपुर से लड़ा था। अब नाना साहिब को हराया, किसने हराया इनमें से? ऑप्शन नंबर बी, सर कोलिन कैम्बेल ने हराया। और सर कोलिन कैम्बेल ने ही फिर रिकैप्चर किया कानपुर को। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, विच ब्रिटिश ऑफिसर प्लेड प्रोमिनेंट रोल इन रिकैप्चरिंग कानपुर। कानपुर को रिकैप्चर करने में किसका मेन जो कंट्रीब्यूशन रहा है इनमें से? वो सर कोलिन कैम्बेल का रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हु डिस्क्राइब रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वी.डी. सावरकर एक बुक लिखते हैं 1907 में। क्या बुक का नाम रहता है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस बुक में वो रिवोल्ट को मेंशन करते दैट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी सारे भी आपका एक एक बुक लिखते हैं, जैसे कार्ल मैक्स लिखते हैं बुक फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस,
फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और आरसी माजुमदार भी एक बुक लिखते हैं, ठीक है। बाकी सारे भी ये सारे बुक लिखते हैं। आरसी माजुमदार कौन सी बुक लिखते हैं? द स्पॉय म्यूटिनी। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बोल रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है। द स्पॉय म्यूटिनी एंड द रेबलियन ऑफ 1857, ये कौन लिखते हैं? आरसी माजुमदार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट इन दिल्ली, बहादुर शाह जफर वाज एक्साइलेड टू विच प्लेस? उसको जेल हो गई रंगून। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, बाय होम रानी लक्ष्मीबाई डिस्क्राइब्ड एज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से लड़ा, है ना, झांसी से लड़ा, फिर इसको हराया किसने? सर ह्यूज रोज ने हराया इसको, ठीक है। और सर ह्यूज रोज ने क्या डिस्क्राइब किया? उसने बोला कि रानी लक्ष्मीबाई वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट। इस रिवोल्ट में जो सबसे ब्रेव लीडर था ना, वो उसको मिला कौन? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। किसने इसको डिस्क्राइब किया रानी लक्ष्मीबाई को? सर ह्यूज रोज। इसी ने, अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना कि झांसी को किस ब्रिटिश ऑफिसर ने रिकैप्चर किया, वो था सर ह्यूज रोज, ठीक है। विच ब्रिटिश ऑफिसर क्रश्ड द रिवोल्ट इन झांसी? देखो आ गया क्वेश्चन, सर ह्यूज रोज। इसी ने जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसको डिस्क्राइब किया दैट शी वाज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू साइन सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडरी अलायंस को पहली स्टेट बताओ जिसने साइन की सब्सिडरी अलायंस को? वो थी स्टेट ऑफ हैदराबाद। अब ये सब्सिडरी अलायंस थी क्या, किसी को पता है? सब्सिडरी अलायंस में ये ब्रिटिश को राइट देती थी कि वो किसी भी टेरिटरी को कैप्चर कर लेती, इवन विदाउट वार, जंग किए बिना वो किसी टेरिटरी को अपने अंदर एनेक्स कर लेती। कैसे? फॉर एग्जांपल ये कोई टेरिटरी है, ठीक है, ये टेरिटरी है, इस पे राजा का रूल है, किंग का रूल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको क्या बोलती थी कि हम लोग आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। इनको सोल्जर्स प्रोवाइड करते थे, ब्रिटिश सोल्जर्स इनको प्रोवाइड करते थे। इनको जो थ्रेट रहता था, जो खतरा रहता था, उससे बचाते थे। बदले में जो ये टेरिटरी थी, इसका जो रूलर था, इसको कुछ पैसा पे करना रहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, मनी पे करना रहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर इन फ्यूचर वो कभी वो पैसा पे ना कर पाया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता था? इस टेरिटरी को एनेक्स कर लेते, इसके कुछ पार्ट को एनेक्स कर लेते, ठीक है। ये थी सब्सिडरी अलायंस। इस सब्सिडरी अलायंस को सबसे पहली स्टेट जिसने इसको साइन किया वो थी स्टेट ऑफ हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैसूर, जब एंग्लो मैसूर वार होता है 1799 में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ होती है, ठीक है, उसके बाद मैसूर भी 1799 में इसको साइन करती है, इसके अंडर आती है सब्सिडरी अलायंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज अवध एनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी? पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जानते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी ये क्या थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी, इसको इंट्रोड्यूस किसने करा? इसको इंट्रोड्यूस करा 1848 में लॉर्ड डेलहाउसी ने, लॉर्ड डेलहाउसी ने, ठीक है। और उसको किसने करा? सब्सिडरी अलायंस को, सब्सिडरी अलायंस को करा था लॉर्ड वेलेस्ली ने। एक सेकेंड, सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस करा लॉर्ड वेलेस्ली ने। वेलेस्ली ने कब? 1798 में, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर अवध कब एनेक्स हुआ, ठीक है, उसके तहत वो अवध कब एनेक्स हुआ? अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करता है डेलहाउसी 1848 में, ठीक है। 1848 में इंट्रोड्यूस करा और 1856 में अवध इसके अंडर एनेक्स होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर ये क्वेश्चन आए कि सब्सिडरी अलायंस, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि सब्सिडरी अलायंस के अंडर अवध कब एनेक्स हुआ, वो हुआ 1801 में। अवध जो कि सब्सिडरी अलायंस के अंडर आ चुकी थी, अब वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर कब आती है? 1856 में, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किसने करा? लॉर्ड डेलहाउसी ने। कब? 1848 में, ठीक है। इसका आंसर क्या है? अवध कब इसके अंडर आया? वो था 1856। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको मैं बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, वो आप इस वीडियो को पॉज करके वो नोट करते रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इंट्रोड्यूस्ड रोतीवारी सिस्टम? अभी रोतीवारी सिस्टम क्या था? देखो मेजर 3 टाइप के सिस्टम चल रहे थे। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम पहले इसको डिस्कस करेंगे, और था रोतीवारी सिस्टम, और था महलवारी सिस्टम, ठीक है। सॉरी,
रोतीवारी सिस्टम और माहलवारी सिस्टम। अब रोतीवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने करा? रोतीवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड दोनों ने। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस करा? 1820 में, 1820 को। लॉर्ड कॉरिन वॉलिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। 3 टाइप के मेजर सिस्टम थे। पहला था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इसको इंट्रोड्यूस करा कॉरिन वॉलिस ने और प्लान किया था जॉन शोर ने। और कब इंट्रोड्यूस करा? 1793। कहाँ पे इंट्रोड्यूस करा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और कब इंट्रोड्यूस किया? कॉरिन वॉलिस और जॉन शोर ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस किया? 1793 में। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया? बंगाल और बिहार में। इसमें क्या बोला गया, इस सिस्टम के अंदर क्या बोला गया कि जिमींदार तो ओनर्स थे, जिमींदार को बोला गया कि आप टैक्स कलेक्ट करो। ठीक है, और फिर टैक्स कलेक्ट करके हम लोगों को दो। 11 पार्ट में 1 पार्ट खुद रखो और 10 पार्ट हम लोगों को दो। तब भी यही एक रीजन बना कि रिवोल्ट हुआ। ठीक है, 11 पार्ट्स में 1 पार्ट जिमींदार को दिया और 10 पार्ट बोला हम लोगों को रिटर्न कर दो। ठीक है, ये था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब बात करते हैं हम लोग रोतीवारी सिस्टम की। रोतीवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड ने। ठीक है, 1820 में। कहां पे इंट्रोड्यूस करा? इसको इंट्रोड्यूस करा गया मद्रास में, असम में और बॉम्बे में। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, इसमें कंपनी ने डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया। किनसे? फार्मर्स से। जिमींदार का कोई रोल नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं माहलवारी सिस्टम की। माहलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा हॉल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, मैकेंजी ने, ये आप नोट करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस करा। कब इंट्रोड्यूस करा? 1822 को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, इसमें क्या था, कहां पे इंट्रोड्यूस करा? हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस करा 1822 को। ठीक है, कहां पे इंट्रोड्यूस करा? गैंगेटिक वैलीज, जो गंगा वैलीज है ना वहां पे, और कुछ पार्ट सेंट्रल इंडिया में भी, वहां पे भी इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, इसमें यह बोला गया कि विलेज का जो हेडमैन था उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि आप ही टैक्स कलेक्ट करो। ठीक है, समझ आया? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया, रोतीवारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया, मालवारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया, कहां पे इंट्रोड्यूस किया और कब इंट्रोड्यूस किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अलग नोट्स में लिख लेना। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड ने ही रोतीवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया 1820 में। कहां पे? मद्रास, बॉम्बे और असम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हु गेव द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? दादा भाई नेहरू जी देते हैं। इस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में ये एक्सप्लेन होता है कि कैसे जो इंडिया की वेल्थ है वो कैसे इंडिया से इंग्लैंड जा रही है। ठीक है, इंडिया के जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं इंडिया में, वो इंडिया के लोग यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। इस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में यही बताया जा रहा है। ठीक है, और दादा भाई एक बुक लिखते हैं, दादा भाई नेहरू जी, और आरसी दत्ता भी एक बुक लिखते हैं। दादा भाई नेहरू जी कौन सी बुक लिखते हैं? पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और आरसी दत्ता एक बुक लिखते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक बुक लिखते हैं, ये एक बुक लिखते हैं। दोनों बुक्स में दादा भाई नेहरू जी अपनी बुक में, आरसी दत्ता अपनी बुक में, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन दोनों बुक्स में ये जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी इंडिया की, उसके लिए किसको ब्लेम करते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी? दादा भाई नेहरू जी ने दी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बाकी वो एक्स्ट्रा नॉलेज थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, वेयर वॉज अवर नेशनल फ्लैग फर्स्ट अनफोल्ड ओवरसीज? विदेश में सबसे पहली बार हमारा जो नेशनल फ्लैग है कहाँ पे लहराया गया? स्टटगर्ट, जर्मनी, मैडम ओकामा के द्वारा, मैडम कैमा के द्वारा। ठीक है, विदेश में सबसे पहली बार जो हमारा इंडियन फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, वो लहराया कब, कहाँ पे गया? जर्मनी में। ठीक है, स्टटगर्ट, जर्मनी, और किसके द्वारा? मैडम कामा के द्वारा। ठीक है, मैडम कामा को ग्रैंड मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट? द आंसर इज मैडम कामा। एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, who was chosen as the second satyagrahi of the individual satyagrah after Vinoba Bhave?
इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट कब चलाई गई? 1940 में गांधी जी के द्वारा। ठीक है, पहला जो सत्याग्रही जो बना वो था विनोबा भावे। विनोबा भावे के बाद जो सेकंड सत्याग्रही बना वो कौन था? वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। हु प्रिसाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन 1885 ऑफ मुंबई? इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 1885 में बनती, पहले एक यूनियन बनती 1884 में, फिर 1885 में जो पहले सेशन में इसका नाम भी चेंज होता है, इसका नाम क्या चेंज होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, पहले सेशन को प्रिसाइड कौन करते हैं? WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाता कौन है? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम। ओके, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है WC बनर्जी को। WC बनर्जी ही पहले जो नेशनल कांग्रेस की जो पहली सेशन होता है कहाँ पे? बॉम्बे में 1885 में उसको प्रिसाइड करते, उसके प्रेसिडेंट रहते कौन? WC बनर्जी। और दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी क्या करते हैं? जो सेकंड सेशन होता है ना 1886 में कलकत्ता में होता है सेकंड सेशन, उसको प्रिसाइड करते हैं दादा भाई नेहरू जी। याद रखना दादा भाई नेहरू जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम माइनॉरिटी। ओके, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास वाला सेशन ये प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, मद्रास वाला सेशन ये प्रिसाइड करते हैं। मद्रास वाले सेशन में जो 1887 में होता है उसको उसके प्रेसिडेंट रहते हैं कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बदरुद्दीन तैयब जी शुड बी द राइट आंसर। और बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में याद रखना, एक तो याद रखना कि मुस्लिम प्रेसिडेंट है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरी बात कि 1887 का जो थर्ड सेशन हुआ था मद्रास में उसको उस सेशन को प्रिसाइड किया था। जॉर्ज यूल की बात करें तो ये आपके फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट रहे हैं, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन सा सेशन ये प्रिसाइड किया था? इलाहाबाद से वाला सेशन 1888 वाला। ठीक है, ये फर्स्ट है इसलिए मैंने ये आपके लिए लाया है, क्योंकि ये भी आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ये आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम माइनॉरिटी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। कौन सा सेशन प्रिसाइड किया था वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। कुछ लॉजिक लग रहा होगा यहाँ पे आपको, एक ऑप्शन होगा जो अलग होगा वो आपको मार्क करना है। दादा भाई नेहरू जी, एओ ह्यूम, WC बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ये देखो ये तीनों आपके क्या है? ये तीनों आपके मॉडरेट्स थे, मॉडरेट लीडर, और ये आपका एक्सट्रीमिस्ट लीडर था, गुस्से वाला। ठीक है, वो ये तीनों शांत थे, नॉर्मल सहते थे, और ये आपका जो बाल गंगाधर तिलक है ये आपका एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑर्गेनाइज्ड गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल? गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज इनमें से किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, और इसने 2 न्यूज़पेपर भी इंट्रोड्यूस करे थे, केसरी और मराठा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में और केसरी मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, ये दोनों न्यूज़पेपर ही बाल गंगाधर तिलक ने ही क्या किए थे? इंट्रोड्यूस करे थे। ठीक है, स्टार्ट करे थे। और बाल गंगाधर तिलक ही, इसको लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, और इसी ने एक स्लोगन दिया था दैट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। लाला लाजपत राय की बात करें तो ये पंजाब से थे, इसको पंजाब केसरी भी कहते थे। ठीक है, और इसकी डेथ होती है ये आपका जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा होता है लाहौर में, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उसको लीड कर रहा होता है लाला लाजपत राय। वहाँ पे लाठीचार्ज होती है, लाठीचार्ज में जो लाला लाजपत राय है ब्रूटली इंजर्ड होते हैं, फिर बाद में ये इसकी डेथ भी हो जाती है उनकी इंजरीज की वजह से। ठीक है, और ये जो तीनों लीडर्स हैं ना इनको ट्रायो लीडर्स भी कहते हैं, फेमस नाम है ट्रायो लीडर्स। ठीक है, इन तीनों को। तो गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक अप द स्वदेशी कॉल? स्वदेशी कॉल इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में लिया गया? बनारस सेशन, कलकत्ता सेशन, बनारस या फिर कलकत्ता, 1905 या फिर 1906? तो बनारस सेशन 1905 में इस कॉल को लिया गया, स्वदेशी कॉल को, बनारस सेशन 1905। अगर ये क्वेश्चन में आए कि बनारस मतलब किस सेशन में स्वदेशी कॉल को, स्वदेशी मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया, ये तो किस
सेशन में स्वदेशी कॉल दिया गया, वो था बनारस सेशन। अगर ये आएगा कि स्वदेशी जो मूवमेंट है ये किस सेशन में अडॉप्ट कर लिया गया, 1906 कलकत्ता सेशन, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ड स्वराज was first time used by दादा भाई नौरोजी in the कांग्रेस सेशन held in, कहाँ पे और कब और कहाँ पे, ठीक है। जो स्वराज वर्ड है, स्वराज, इसको पहली बार दादा भाई नौरोजी ने यूज किया था, किस कांग्रेस सेशन के किस सेशन में, मतलब कहाँ पे वो सेशन हुआ था और कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है कलकत्ता सेशन 1906। कलकत्ता सेशन जो 1906 है वहाँ पे डिमांड फॉर स्वराज, ये डिमांड फॉर स्वराज, ये इनका स्लोगन था, डिमांड फॉर स्वराज। और इसी सेशन में जो स्वदेशी मूवमेंट था उसको अडॉप्ट कर लिया गया कलकत्ता सेशन 1906 में ही, ठीक है। तो जो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज वर्ड यूज़ किया है कांग्रेस सेशन के, कहाँ पे, कलकत्ता में, 1906 वाला सेशन जो कलकत्ता में हुआ था, उसी सेशन में इसने क्या किया था, इसको इस नाम को वहां पे फर्स्ट टाइम यूज किया था, किसको, स्वराज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज सेट अप इन दिसंबर 1906 बाय नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। The league supported the Parchna Bengal. The league supported Swadeshi movement. This led to communal difference between Hindus and Muslims. मुस्लिम लीग के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को स्टार्ट करा गया था 1906 में नवाब सलीमुल्लाह जो कि ढाका के थे, ठीक है, बिल्कुल सही है। द लीग सपोर्टेड पार्चना बंगाल। पार्चना बंगाल को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, अपोज किया, है ना। लेकिन पार्चना बंगाल को मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया, बिल्कुल ये सही है। स्वदेशी मूवमेंट को नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट किया मगर मुस्लिम लीग ने उसको अपोज किया, तो यहाँ पे बोला गया द लीग सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट, बिल्कुल गलत। मुस्लिम लीग ने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, उसके अगेंस्ट थे, ठीक है, ये गलत है। दिस लेड टू कम्युनल डिफरेंस, हाँ जब मुस्लिम लीग बनी उससे कम्युनल डिफरेंस पैदा हो गई हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच, ये भी सही है। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसने सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया स्वदेशी मूवमेंट को, उसने उल्टा किया। पार्चना बंगाल को सपोर्ट करना था, उसने अपोज किया, ठीक है। पार्चना बंगाल को अपोज करना था, उसने सपोर्ट किया। मुस्लिम स्वदेशी मूवमेंट को क्या करना चाहता था, सपोर्ट करना था, उनको उन्होंने अपोज किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत कांग्रेस सेशन। सूरत स्प्लिट जब हुआ 1907 में, उस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था। रासबिहारी घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। देखो इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। मॉडरेट्स रहते हैं और एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक, दोनों में बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों में कोई लीडर बने, प्रिसाइड करे इस सेशन को, ठीक है। और मॉडरेट्स चाहते थे कि रासबिहारी घोष ही प्रेसिडेंट बने। अब दोनों में क्या हुआ, पहली बार जब इलेक्शन हुआ, क्योंकि दो पार्टी बन गई थी, अब मॉडरेट्स अलग एक्सट्रीमिस्ट अलग। पहले अगर क्वेश्चन आएगा ना कि किस सेशन में पहली बार इन्होंने मतलब इलेक्शंस वोटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था, वो इसी सेशन में सूरत स्प्लिट में। ये लोग बोल रहे थे कि लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक प्रिसाइड करे, प्रेसिडेंट बने। मॉडरेट चाहते थे कि रासबिहारी घोष प्रेसिडेंट बने। मीटिंग होनी थी नागपुर में, सेशन होना था नागपुर में, ये शिफ्ट करा गया सूरत। लाला लाजपत राय ने बोला मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा, मैंने नहीं प्रेसिडेंट करना, मैंने नहीं प्रेसिडेंट बनना, तो ये हट गए। अब बचे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक आपके सूरत के थे, वो सूरत के थे, एक्चुअली बॉम्बे के थे, लेकिन सूरत उस टाइम बॉम्बे प्रोविंस के ही अंदर आता था। अब सूरत के थे, नागपुर से ये शिफ्ट होता है सूरत इसलिए क्योंकि उस टाइम एक रूल रहता है कि जहाँ पे मीटिंग होनी है वो जगह का कोई भी मेंबर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। बाल गंगाधर तिलक सूरत के थे, सूरत में मीटिंग जानबूझ के शिफ्ट किया कि उस रूल के तहत बाल गंगाधर तिलक हट जाए, क्योंकि वो इधर के ही थे, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, तो जानबूझ के इधर शिफ्ट करा गया ताकि बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। तो बहुत लड़ाई हुई, चप्पलें पड़ी एक दूसरे को, चीयर मारी एक दूसरे को, फिर लास्ट में जो इस सेशन के सूरत सेशन के जो 1907 में होता है उसके प्रेसिडेंट बनते हैं रासबिहारी घोष। और जो भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, आधों को जेल होती है, आधे पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं, ठीक है।
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स वी आर इंट्रोड्यूस्ड इन। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कब करा गया? 1909, 1908, 1907, 1906। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स को कब इंट्रोड्यूस करा गया? 1909 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म होम रूल वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? होम रूल लीग, आपको उससे दिमाग में आना चाहिए, एनी बेसेंट, वो आपकी आयरलैंड थी, आयरिश सोशलिस्ट थी, ठीक है, और राइटर। जो होम रूल जो टर्म है इसको अडॉप्टेड कहाँ, किस कंट्री से करा गया? आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, consider the following statement with respect to Komagata Maru incident in Indian national movement। कोमागेटो मारू इंसिडेंट हुआ, आपको सबको पता है, उससे रिलेट कुछ स्टेटमेंट्स दे हैं, आपको बोलना है कि इन स्टेटमेंट्स में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबो इज करेक्ट, इनमें से सही कौन है, ठीक है। कोमागेटो वॉज द नेम ऑफ वॉरशिप, बिल्कुल गलत, ये वॉरशिप नहीं, एक जापानीज स्ट्रीमशिप थी, स्ट्रीमशिप, वॉरशिप बिल्कुल भी नहीं थी। इट वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम सिंगापुर टू वैंकूवर कनाडा विद इंडियन माइग्रेंट्स, बिल्कुल सही है। दिस इंसिडेंट ट्रिगर्ड गदर पार्टी लीडर्स टू लॉन्च अटैक अगेंस्ट ब्रिटिश। हाँ देखो, कोमागेटो मारू ये एक जापानीज स्ट्रीमशिप थी, ये गलत है क्योंकि वॉरशिप बिल्कुल भी नहीं थी, वो एक जापानीज स्ट्रीमशिप थी। ये सिंगापुर से कहाँ पे जा रही थी? वैंकूवर कनाडा, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। और इस जब कोमागेटो मारू इंसिडेंट हुआ, उसने उसकी अगेंस्ट गदर पार्टी जो थी उनने अटैक किया, किसको? अटैक स्टार्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन है? ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। हम लोग को राइट ढूंढना था ना, ओनली 1, 2 एंड 3 आर राइट, ओनली 2 एंड 3 आर राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हम लोग को क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा था, इनमें से कौन से ऑप्शन सही है? खाली 2 और 3 ही सही है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच प्लेस गादर पार्टी वॉज फाउंडेड? सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फाउंडर ऑफ गादर पार्टी? गादर पार्टी का फाउंडर कौन था? याद रखना, लाला हरदयाल, ये फाउंडर थे। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हेडक्वार्टर था इसका। 1913 को इसने फाउंड किया, किसको? गादर पार्टी का, गादर पार्टी को। लेकिन गादर पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सोहन सिंह बकना। क्वेश्चन अगर ऐसा है कि प्रेसिडेंट कौन है, कौन थे गादर पार्टी के? वो थे सोहन सिंह बकना। फाउंडर कौन थे? लाला हरदयाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, होम डिड गादर पार्टी प्लॉट टू किल? इन्होंने किसको मारना चाहा? किंग्सफोर्ड, हार्डिंगे, टिगाट, या नन ऑफ दीज? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन्होंने किसको मारना चाहा? हार्डिंगे को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज मेड बिटवीन? जो लखनऊ पैक्ट 1916 का हुआ था, वो पैक्ट किन दोनों पार्टीज के बीच में हुआ था? मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट्स, ब्रिटिश एंड इंडियंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। बिल्कुल वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। वो आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक इकट्ठा यूनाइट करने के लिए हुआ था। और याद रखना, इस लखनऊ पैक्ट 1916 में जो प्रेसिडेंट थे वो थे माजुमदार, ऐसी माजुमदार, ठीक है। और इस सेशन में जो मेन जो कंट्रीब्यूशन रहा है ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग को यूनाइट करने के लिए, वो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू ने एक टाइटल भी दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को, दैट द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। किसको बोला गया? मोहम्मद अली जिन्ना को। किसने बोला? सरोजिनी नायडू, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, हु गेव द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू जिन्ना? देखो क्वेश्चन आ गया, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को ये टाइटल द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसने दिया? सरोजिनी नायडू ने दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन वाज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट फर्स्ट पास्ड इन इंडिया? 1900, 1902, 1904, 1906? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1904। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 4 सी, 1904। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं। The home rule movement started by Annie Besant aimed at educating the Indian masses, boycotting foreign goods, attaining self rule in India। जो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करी थी एनी बेसेंट ने, इसका एक ही मोटिव था, सेल्फ रूल, ठीक है, सेल्फ रूल इन इंडिया, डोमिनेंट स्टेटस
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वो चाहते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाए इंडिया में, तो उसका एक ही एम था, अटेनिंग सेल्फ रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। इन विच ऑफ द सेशंस होम रूल लीडर्स वी आर एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। होम रूल लीग्स दो थी, एक तो एनी बेसन ने चलाई थी ना, इनका जो ताकत था वो कब काम आया? वो काम आया 1916 लखनऊ सेशन में, जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, कि उन्हीं की वजह से जो मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस थी वो यूनाइट हुए, यूनाइट होकर उन्होंने फिर सोल्यूशन निकालना स्टार्ट किया। ठीक है, इसका जो सही आंसर है लखनऊ सेशन में ही उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो काम आई। क्वेश्चन नंबर 35, द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनती है, 1884 में जैसे यूनियन कौन फाउंड करता है? वो ह्यूम। ठीक है, फिर इसका नाम चेंज होता है इस वाले सेशन में, 1885 में नाम चेंज होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस सेशन जो बॉम्बे में होता है, इसको प्रिसाइड कौन करते हैं? इसको प्रिसाइड करते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी, ये तो प्रेसिडेंट रहते हैं। लेकिन जिसने इस पार्टी को बनाया, जिसने इस यूनियन को बनाया, एओ ह्यूम, वो इस टाइम इसके सेक्रेटरी रहते हैं। एओ ह्यूम इज द राइट आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेक्रेटरी है, फर्स्ट सेक्रेटरी, वो रहते हैं एओ ह्यूम, जिसने इस पार्टी को बनाई, इस कांग्रेस को, इस यूनियन को बनाया था। ठीक है, 1884 में। फिर 1885 में इसका नाम चेंज होता है क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज द वाइस रॉय ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी उस पीरियड के बीच में 1884-1885 में वाइस रॉय कौन था? वो था लॉर्ड डफरिन। मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया उस टाइम अच्छे से बताया है, लॉर्ड डफरिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनमें से, इन चार ऑप्शंस में से ऐसा एक बंदा बताओ जो कभी प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बने ही नहीं किसी भी सेशन में। बाल गंगाधर तिलक, जीके गोखले, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ही बार बने हैं, बेलगाम सेशन 1924। सुभाष चंद्र बोस भी बने हैं, जीके गोखले भी बने हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक बेचारे कभी किसी सेशन में प्रिसाइड इसने किया ही नहीं, किसी सेशन को प्रिसाइड किया ही नहीं, किसी सेशन में प्रेसिडेंट बने ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि गोखले आपके 1905 जो बनारस सेशन हुआ था 1905 में, उसको प्रिसाइड किया था इसने, जिसमें स्वदेशी कॉल ली गई, और कलकत्ता सेशन 1906 में उसको अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा और त्रिपुरा जी वाले सेशन प्रिसाइड किए। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक सेशन, पहली और आखिरी बार बेलगाम सेशन 1924 वो वाला सेशन प्रिसाइड किया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक बेचारे कभी कोई सेशन प्रिसाइड किया ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय एओ ह्यूम। Question number 39, the number of delegates who attended the first session of Indian National Congress held in Bombay in 1885 was। 1885 में जो पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में, जिसको प्रिसाइड किया डब्ल्यू सी बनर्जी ने, उस सेशन में कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया था उस सेशन को? 72 डेलीगेट्स। डेलीगेट्स बोले तो रिप्रेजेंटेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 40, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैंने बोला 1887 में जो मद्रास वाला सेशन है उसको प्रिसाइड किया बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम माइनॉरिटी। 1886 कलकत्ता वाला सेशन, उसको प्रिसाइड किया दादा भाई नेहरू जी, एंड दादा भाई नेहरू जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम माइनॉरिटी। बदरुद्दीन तैयब जी, जाके मैंने अभी बोला 1887 मद्रास वाला सेशन प्रिसाइड किया इसने, ये आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और जॉर्ज यूल 1888 इलाहाबाद वाला सेशन, ये आपके फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, मतलब फॉरेन। क्वेश्चन नंबर 42, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। AC माजुमदार, जो कि मैंने अभी बताया था, लखनऊ पैक्ट जब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को यूनाइट करने के लिए जो पैक्ट हुआ था, कि उसी सेशन में वो दोनों पार्टी जो थी बनी थी, सेपरेट हुई थी, वो यूनाइट हुई। ठीक है, उस सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? वो किया था अंबिका चरण माजुमदार या फिर AC माजुमदार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी अडॉप्टेड।
मैंने बोला स्वदेशी कॉल किस सेशन में दी गई, बनारस सेशन 1905। लेकिन स्वदेशी का जो रेजोल्यूशन था, स्वदेशी मूवमेंट, वो किस सेशन में अडॉप्ट कर लिया गया, कलकत्ता सेशन 1906। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कलकत्ता सेशन 1906। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या है, डी। ठीक है, कॉल कब दी गई, बनारस सेशन 1905 में। अडॉप्ट कब किया गया इस रेजोल्यूशन को, स्वदेशी मूवमेंट को, वो किया कलकत्ता सेशन 1906। और कलकत्ता सेशन जो हुआ था ना, कलकत्ता सेशन को 1906, जिसमें इसको जो इसका आंसर है, जिसमें स्वदेशी रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, उसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी। और बनारस सेशन जी के गोखले, जहाँ पे इस कॉल को लिया गया, उसका उस टाइम प्रेसिडेंट थे उस सेशन के जी के गोखले। ठीक है, कलकत्ता सेशन 1906 के दादा भाई नेहरू जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वंदे मातरम वाज फर्स्ट संग। क्वेश्चन नंबर 44 कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में, कहाँ पे वो सेशन हुआ था जब वंदे मातरम पहली बार गाया गया। एंड द आंसर इज 1896। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और 1896 को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जो दादा भाई नेहरू जी थे ना, दादा भाई नेहरू जी ने क्या किया, उसने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस थ्योरी को एक्सेप्ट किया। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906 वाज दादा भाई नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक, जी के गोखले, या फिर राज बिहारी बोस। तो इसका जो सही आंसर वो है राज बिहारी घोष। सूरत स्प्लिट जो हुआ वो आपका, उसमें उसका जो प्रेसिडेंट थे वो थे राज बिहारी घोष। मैंने आपको पूरा समझाया क्यों वो बने, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स वो सेपरेट हो गए। ठीक है, फिर वो बने आपके प्रेसिडेंट। Which of the following is not correctly matched? The Congress session of 1887, द कांग्रेस, आपको कांग्रेस मतलब कांग्रेस के सेशंस दिए हुए हैं, कहाँ पे सेशन हुए और कब हुए, आपको देखना है कि कौन गलत है, कौन सही नहीं दिया हुआ है। कांग्रेस सेशन 1887 मद्रास में हुआ, बिल्कुल हुआ, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे। और एक सेकंड मैंने अभी क्या बोला, सूरत स्प्लिट 1907 में होता है ना, सूरत सेशन आपका 1906 में नहीं, 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना यहाँ पे। कांग्रेस सेशन जो मद्रास में हुआ 1887 में, बिल्कुल बदरुद्दीन तैयब जी उसके प्रेसिडेंट थे। 1888 इलाहाबाद में होता है, जिसको जॉर्ज जूल प्रिसाइड करते हैं। 1890 वाला कलकत्ता में होता है, बिल्कुल फिरोज शाह मेहता इसको प्रिसाइड करते हैं। लेकिन 1892 वाला ना बॉम्बे में नहीं होता है, वो आपका इलाहाबाद में होता है। ये भी आपका इलाहाबाद में होता है, जिसको डब्ल्यूसी बनर्जी फिर से प्रिसाइड करते हैं। डब्ल्यूसी बनर्जी जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन को प्रिसाइड करते हैं, वो 1892 वाला जो बॉम्बे में और एक सेशन होता है उसको भी प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, बॉम्बे में नहीं होता है, सॉरी, ये आपका कहाँ पे होता है, 1892 वाला सेशन आपका इलाहाबाद में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द सेशंस ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ मूवमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी है, फिर बाद में क्या पूछा गया, द इवेंट्स गिवन अबव टुक प्लेस इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस। कुछ इवेंट्स दिए हैं, आपको बोला है कि ये इवेंट्स कांग्रेस सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में हुए ये सारे इवेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग गॉट यूनाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। 1907 में जो स्प्लिट हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनाइट हुई मुस्लिम लीग के साथ, पहली बार। ठीक है, वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ सेशन 1916, इसमें आपको वो सारे वो क्या हुए, वो इकट्ठे हो गए, यूनाइट हो गए। बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग केम अप विद द कॉमन पॉलिटिकल डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया डोमिनेंट स्टेटस। बिल्कुल, लखनऊ सेशन जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग यूनाइट हो गए, और दोनों की एक ही डिमांड रही, क्या रही, डोमिनेंट स्टेटस दे दो हम लोगों को, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया चाहिए हम लोगों को, वो इनकी एम रही फिर। ठीक है, तो कब हुआ, 1916 में लखनऊ पैक्ट जब हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, आपको क्वेश्चन ना बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिया रहेगा। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट्स दिया रहेगा, उसके बाद कुछ आपको डायरेक्शन दिया जाएगा, और फिर आपको ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आंसर्स होंगे, ओनली ए इज राइट,
ओनली ए एंड बी इज़ राइट, ओनली सी इज़ राइट, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने हैं 100% श्योर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ऐसे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा जी हैड सेड गांधी मे डाई बट गांधीज़्म विल रिमेन फॉर एवर। इसमें से 4 सेशन दिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से गांधी जी ने किस सेशन में ये बात कही कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीज़्म कभी नहीं मरेगा। कराची सेशन 1931 में गांधी जी ने ये बात कही, ठीक है। कराची सेशन 1931 में गांधी जी ने क्या कहा कि गांधी में डाई, गांधी जी में मर सकता है, मे बी गांधी जी मरे, लेकिन जो गांधीज़्म है ना वो कभी नहीं मरेगा, वो अमर रहेगा। किस सेशन में बोला गया? कराची सेशन 1931 में। क्वेश्चन नंबर 49, हु एड्रेस्ड गांधी जी एज द फादर ऑफ नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी को सबसे पहली बार फादर ऑफ नेशन किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 50 गायब है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी जी वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम? गांधी जी सिर्फ एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, और किस सेशन में? बेलगाम सेशन 1924, बेलगाम कर्नाटका। इस वाले सेशन को प्रिसाइड किया है गांधी जी सबसे पहली और आखिरी बार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। सरोजनी नायडू द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड विच अमंग द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आपको पता है कि फर्स्ट, ये जो फर्स्ट वर्ड है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सरोजनी नायडू, कौन सा सेशन प्रिसाइड किया था? कानपुर सेशन 1925। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। एनी बेसेंट जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सरोजनी नायडू क्या थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, कानपुर सेशन 1925। लेकिन जो एनी बेसेंट है जो कि आपकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कौन सा सेशन प्रिसाइड किया था उसने? कलकत्ता सेशन 1917। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। इन विच सेशन डिड द मुस्लिम लीग गिव स्लोगन डिवाइड एंड क्विट? मुस्लिम लीग ने किस सेशन में ये स्लोगन दिया डिवाइड एंड क्विट? ये आपका कराची सेशन 1943 में दिया है इन्होंने, डिवाइड एंड क्विट। दिसंबर 1943 में एक सेशन होता है, कहाँ पे? लाहौर, कराची में, कराची में 1943 में, जहाँ पे ये स्लोगन देता है डिवाइड एंड क्विट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ कांग्रेस? नेहरू रिपोर्ट के बाद जब वो फेल हुआ, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स रखे वो फेल हुआ, फिर बहुत कुछ हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या किया? लाहौर 1929 वाले सेशन में इन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर लिया पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का बस एक ही गोल रहेगा, पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इस सेशन में इन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया कि हर साल अब हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ठीक है। कौन सा दिन सेट कर लिया था? 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी इन्होंने सेट कर लिया था कि हम लोग हर साल इसी दिन को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या है? लाहौर वाले सेशन में, ठीक है। और इस वाले सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज जो हुआ, डिक्लेयर हुआ कि नेशनल कांग्रेस का अब गोल है पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वो लाहौर वाले सेशन में 1929। और इस वाले सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। Who among the following was the president of Indian National Congress continuously for 6 years? अब्दुल कलाम आज़ाद इज द राइट आंसर। अब्दुल कलाम आज़ाद आपके नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे कंटिन्यूसली फॉर 6 years। और जो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो भी यही थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड ऑन 26 जनवरी 1938। कहाँ पे? लाहौर, लाहौर ही, बिल्कुल। लाहौर वाला सेशन जो हुआ था, जिसको क्या किया था, किसने प्रिसाइड किया? जवाहरलाल नेहरू ने। उसमें इन्होंने क्या किया था? पूर्ण स्वराज गोल रखा था, है ना। पूर्ण स्वराज गोल रखा था और ये भी डिसाइड किया था कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग अब इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। विच फ्रीडम फाइटर कॉल्ड डांडी मार्च एज लाइक द हिस्टोरिक मार्च ऑफ
श्री रामचंद्र टू लंका। क्वेश्चन नंबर 58, लॉर्ड इरविन, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू या फिर पीसी रे। तो इसका जो सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। इसी ने क्या कहा, जो दांडी मार्च महात्मा गांधी ने किया था साबरमती आश्रम से दांडी तक, साल्ट सत्याग्रह, साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए जो मार्च किया था, उस मार्च को सेम वैसे ही कहा जैसा श्री रामचंद्र लंका तक मार्च किया था उन्होंने, तो वैसा ही सेम डिट्टो उसने क्या किया था, कंपेयर किया था। किसने? मोतीलाल नेहरू ने इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, एज पर विच एग्रीमेंट गांधी जी डिसकंटिन्यूड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड एग्रीड टू अटेंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? पूना पैक्ट, नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन पैक्ट, अगस्ता ऑफर। इसका जो सही आंसर है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट एक पैक्ट था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। ठीक है। इस पैक्ट में गांधी जी ने कहा कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को नहीं चलाऊंगा अब, और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको ज्वाइन करूंगा, उसको अटेंड करेंगे हम लोग। बदले में लॉर्ड इरविन ने क्या कहा, जो गवर्नमेंट ऑफ, जो आपका वाइसरॉय था उस टाइम, उसने क्या कहा कि ठीक है मैं आपको एलो करता हूं, आपके लोकल पीपल अब सॉल्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। किस पैक्ट में कहा गया? गांधी इरविन पैक्ट में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट। जो पहली मीटिंग इंडियन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो पहली मीटिंग हुई उसकी कहां पे हेल्ड हुई? वो पुणे में हेल्ड हुई। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, व्हेन डिड गांधी जी केम टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका? 9 जन 1915, 2 अक्टूबर 1869, 30 जन 1948 या फिर 12 जनवरी 1915। तो इसका जो सही आंसर है, गांधी जी कब रिटर्न आते हैं? 9 जनवरी 1915 को। 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का जन्मदिन और 30 जनवरी 1948 को उसकी डेथ हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गांधी जी कब रिटर्न आते हैं इंडिया अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 को। क्वेश्चन नंबर 62, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ए कल्टिवेटर फ्रॉम बिहार रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू चंपारण? इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन को गांधी जी ने अटेंड किया है, जिस सेशन में वहां पे उसको एक किसान बिहार का रिक्वेस्ट करता है कि आप चंपारण आओ? लखनऊ सेशन 1916। ठीक है। चंपारण में क्या प्रॉब्लम थी वो हम लोग आगे क्वेश्चन में आएगा, वहां पे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। व्हेन डिड महात्मा गांधी अराइव्ड इन चंपारण? महात्मा गांधी चंपारण कब पहुंचे? वो पहुंचते हैं अप्रैल 1917 को। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइस रॉय ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह के दौरान वाइसराय कौन था? याद रखना 1917 से लेके 1922 तक आपका जो वाइसराय था ना वो लॉर्ड कैम्सफोर्ड था। ठीक है। लॉर्ड कैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी जब रिटर्न आते हैं ना वहाँ साउथ अफ्रीका से, सबसे पहला जो उसका सक्सेसफुल सत्याग्रह रहता है ना, पहला सत्याग्रह वो रहता है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। लॉर्ड कैम्सफोर्ड उस टाइम के वाइसरॉय रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट टू कल्टिवेट इन 1917? कहाँ पे? चंपारण में। देखो चंपारण में क्या प्रॉब्लम थी, चंपारण में 3 कठिया सिस्टम चल रहा होता था। 3 कठिया, 3 मतलब 3 कट्ठा एक यूनिट है लैंड को मेजर करने के लिए। ठीक है। इस 3 कठ्या सिस्टम में क्या बोला गया कि 20 कट्ठा में, मतलब 20 यूनिट लैंड में, समझो अगर आपको कट्ठा पता नहीं है, 20 यूनिट लैंड में आपको 3 यूनिट का 17 का आप जो करो वो जो मर्जी आपको वो कल्टीवेट करो, लेकिन 3 यूनिट का आपको इंडिगो प्लांटेशन करना ही है, इंडिगो की खेती करनी है। इंडिगो क्या था? इंडिगो एक ऐसा प्लांट था जिससे नेचुरल डाई बनती है। ठीक है। इसने क्या बोला, इस 3 कट्ठे सिस्टम में चंपारण में यही प्रॉब्लम चल रहा था कि जो 3 कट्ठे सिस्टम था उसमें 20 कट्ठा में 17 का जो किसान को जो करना है वो करो, उनको मर्जी थी, छूट थी, लेकिन 3 कट्ठा का उनको फोर्सफुली उनको क्या इंडिगो प्लांटेशन करवाते थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, इन February March 1918 there was a situation of conflict between Gujarat mill owners and workers on the question of 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में 1918 होता है, 18 को होता है ना, लेकिन उससे पहले 1917 में एक बीमारी, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, 1917 में एक बीमारी प्लेग ये चल रहा होता है। अब प्लेग के बीच में, प्लेग होने के कारण, प्लेग होते हुए भी जो वर्कर्स थे वो काम पे जाते थे। ठीक है। वो काम पे जाते, उनको वेज चाहिए थे, जो उनको दिन भर की मजदूरी मिलती थी उसका जो पैसा मिलता है उसको दिन भर का जो सैलरी, इसको नहीं बोलेंगे सैलरी, वेज में फ़र्क है।
दिन को काम करो, शाम को पैसा लो, उसको बोलेंगे वेज। जो उनको वेज चाहिए था ना, उनमें उनको बोनस चाहिए था। उन्होंने बोला कि हम लोग को बोनस दो, हम लोगों की जो वेज है उसमें इंक्रीमेंट कर दो। इनकी ये डिमांड थी, क्योंकि ब्लैक बीमारी में भी वो काम करने आते थे। तो मिल ओनर्स ने नहीं माना, गांधी जी को रिक्वेस्ट की गई, गांधी जी आते हैं, वो यहाँ पे भूख हड़ताल का यूज़ करते हैं। भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक। और 3 दिन हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल करने के बाद चौथे दिन वो मिल ओनर्स को मानना पड़ता है, ठीक है। और जो किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है मिल ओनर्स और वर्कर्स के बीच में। किस चीज़ पे? ब्लैक बोनस। जो मतलब इंक्रीमेंट चाहते वो अपनी वेज में, वो बोनस, उस बोनस के लेके वो वहाँ पे जो ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है। इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर कौन करता है? गांधी जी दूर करते हैं, ठीक है। और याद रखना कि पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल का यूज कब किया? हंगर स्ट्राइक, जो भूख हड़ताल है, पहली बार किस मोमेंट में गांधी जी ने इसका यूज किया? वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो इन विच ऑफ द सत्याग्रह गांधी जी यूज्ड हंगर स्ट्राइक एज द वेपन फॉर फर्स्ट टाइम? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 1918 अलॉन्ग विद खेड़ा, अब देखो चंपारण सत्याग्रह भी आपको पता चल गया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी पता चल गया, खेड़ा समझते हैं। खेड़ा सत्याग्रह में क्या था? खेड़ा एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे बारिश नहीं होती है उस टाइम, ठीक है। 1918 को बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ड्रॉट्स आते हैं, फसलें नहीं उगती। फसलें ना उगने के चलते तो किसान जब फसलें वहाँ पे कुछ कल्टीवेट नहीं कर पाए तो ब्रिटिश को क्या देंगे? इसमें उन्होंने क्या किया था, उस टाइम का जो रेवेन्यू सिस्टम था, उस रेवेन्यू सिस्टम में ये बोला गया था कि आपका जो नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आप कल्टीवेट कर रहे हो, उसका अगर 1/4 से कम आपका अभी प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको रेमिशन मिलेगा, आपको कटौती मिलेगी, आपको यहाँ पर टैक्स माफ़ किया जाएगा। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, अगर आपका 40 kg का चावल निकल रहा था, इसका 1/4 कितना हुआ? 10। अगर अब 10 kg से कम आपका चावल निकल रहा है, क्योंकि ड्रॉट आया था उस टाइम, सूखापन पड़ गया था, बारिश नहीं हुई थी, तो फसलें उगी ही नहीं, कल्टिवेट ही नहीं हुआ कुछ ना। अब 40 kg का 10, ये 1/4 होता है 10। अगर 10 kg का कम आपका अब कल्टिवेशन हो रहा है तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, या आपका टैक्स बहुत कम किया जाएगा। ये उस टाइम का रेवेन्यू सिस्टम कहता था। लेकिन जो अथॉरिटीज़ थे उन्होंने मना कर दिया कि ये ऐसा कुछ है ही नहीं, हम लोग को टैक्स चाहिए। तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट सारे सबूत इकट्ठा किए, पिटीशन फाइल किया, फिर वो, ठीक है। तो ये खेड़ा सत्याग्रह था। खेड़ा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1918 में खेड़ा मूवमेंट के साथ गांधी जी ऑर्गेनाइजर अनदर मूवमेंट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स टेक्सटाइल मिल वर्कर्स। वो क्या था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। क्वेश्चन नंबर 20 द राइट आंसर। खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एक ही साल होते हैं, 1918 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, द सिस्टम ऑफ डीआरची वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थ्रू। दो डीआरची सिस्टम जो था, जिसमें बोला गया कि इंडियंस को पावर जल्दी शिफ्ट कर लिया जाएगा, ट्रांसफर कर लिया जाएगा, ठीक है। वो इनमें से किस इंडियन काउंसिल एक्ट में पूछा गया था? क्या उसमें इंट्रोड्यूस करा गया था? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में करा गया था, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, जिसको लॉर्ड चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। और जिसमें एक ये भी रखा गया है कि 10 साल बाद एक कमीशन बिठाया जाएगा, जो कि इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉर्ड चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है इसको देखेगा, और आगे अगर कुछ चेंजेस लानी होगी वो भी देखेगा। उस कमीशन को बोला गया फिर साइमन कमीशन। वो इसमें एक रखा गया, फिक्स रखा गया कि 10 साल बाद एक कमीशन बिठाया जाएगा जो कि इसको एनालाइज करेगा, ठीक है। तो जो सिस्टम ऑफ डीआरकी सिस्टम था वो किस में लाया गया, किस में इंट्रोड्यूस करा गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और जिसको ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, हु वाज द वाइस रॉय ड्यूरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, मैंने बोला 1917 से 1922 तक लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही आपका वाइस रॉय था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, द रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन। रोलेट एक्ट पास कब हुआ? देखो, एक कमेटी बनाई जाती है, सेडिशन कमेटी, सेडिशन कमेटी बनाई जाती है, सेडिशन कमेटी। इसको एक कमेटी एक रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट के तहत एक लॉ पास किया जाता है, एक एक्ट पास किया जाता है, रोलेट एक्ट 1919 को, ठीक है। इस रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा गया है। क्यों ब्लैक एक्ट कहा गया? इस रोलेट एक्ट के तहत इसको अथॉरिटी दी गई कि आप किसी भी बंदे पे अगर शक है उसको जेल कर सकते हो, उसको अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गया। इसके अगेंस्ट क्या हुआ? बहुत प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? ये पास कब हुआ था? 1919।
किस कमेटी ने ये एक्ट पास किया? सेडिशन कमेटी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, रोलेट सत्याग्रह वाज इनिशिएटेड बाय गांधी जी ऑन 1919 को जब ये एक्ट पास होता है, इसको रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। फिर तुरंत बाद 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी एक कॉल देते हैं रोलेट, मतलब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट के लिए, और उसी दिन रोलेट सत्याग्रह इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। कब? 6 अप्रैल 1919 को। और 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी अरेस्ट। 9 अप्रैल को दो प्रोमिनेंट लीडर सैफुद्दीन किसलू और डॉक्टर सैफुद्दीन किसलू और ये डॉक्टर सत्यापाल, ये दो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, ये भी अरेस्ट होते हैं। 6 अप्रैल को गांधी जी कॉल देते हैं, मतलब रोलेट एक्ट इनिशिएट करते हैं, रोलेट सत्याग्रह इनिशिएट करते हैं। 8 अप्रैल को गांधी जी अरेस्ट, 9 अप्रैल को दो प्रोमिनेंट लीडर्स अरेस्ट। फिर बाद में बहुत वायलेंट सिचुएशन, वायलेंस क्रिएट होता है। कहाँ पे? पंजाब में, अमृतसर में, दिल्ली में, ठीक है, इन्हीं के चलते। क्वेश्चन नंबर 73, व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस? मैंने आपको बोला गांधी जी अरेस्ट होते हैं, दो प्रोमिनेंट लीडर अरेस्ट होते हैं। अब 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी डे रहती है, ठीक है, बैसाखी डे रहती है। अमृतसर में जलियांवाला बाग रहता है, ठीक है, अमृतसर में जलियांवाला बाग रहता है। कुछ लोग बैसाखी डे मना रहे होते हैं, और कुछ लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट? इनके अगेंस्ट, ठीक है। होता क्या है, जनरल डायर आते हैं, विदाउट एनी वार्निंग सीधे फायरिंग स्टार्ट होते, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, ठीक है। और यही पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, ये हुआ कब? ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 19, जब बैसाखी डे था, जब लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। आधे लोग बैसाखी डे मना रहे थे, आधे लोग गांधी जी के अरेस्ट होने पे और रोलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट। लेकिन जनरल डायर आते हैं, विदाउट एनी कुछ ही वार्निंग दिए बिना फायरिंग स्टार्ट। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज किसने किया था? अली ब्रदर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। व्हेन डिड चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस? 5 फेब 1922 को, जिसके बाद वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करते हैं, ठीक है। 5 फेब 1922 को चोरा चोरी इंसिडेंट होता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 76, which of the following event was the reason for the withdrawal of non cooperation movement? गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था चोरी चोरा इंसिडेंट, जिसमें 22 लोगों की जान भी जाती है। कब इंसिडेंट होता है? 5 फेब 1922, ठीक है, 5 फेब 1922। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम गांधी जी वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट? मैंने आपको बोला बेलगाम 1924 वाला सेशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। इन 1923 बाय होम स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, बोथ एन बी अफिन अनाब्दीज। 1923 में गया सेशन 1922 के जस्ट बाद, गया सेशन 1922 में होता है, गया सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको प्रिसाइड करते हैं सी आर दास। इसके जस्ट बाद ही ये क्या करते हैं, एक पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी। कब बनाते हैं? 1923 में। उसको बनाता कौन है? इसको मोतीलाल नेहरू और सी आर दास मिलके बनाते हैं, ठीक है। ये हट जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सेपरेट होके बनाते हैं। गांधी जी अलो नहीं करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहते हुए आप ये पार्टी बनाओ, गांधी जी अलो नहीं करते हैं। तो ये इस पार्टी से हट के अलग पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी। कब बनाते हैं? 1923, जस्ट आफ्टर सी आर दास, जस्ट आफ्टर गया सेशन 1922। क्योंकि सी आर दास प्रेसिडेंट रहते हैं, वो उसमें रेजोल्यूशन डालते हैं इस गया सेशन में कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो इलेक्शन है उनमें ज्वाइन करेंगे, उनको पार्टिसिपेट करेंगे, ब्रिटिश के साथ काम करेंगे, उनकी जो खामी है उनको देखेंगे और अंदर से उनको खराब करेंगे, उनका जो सारा काला किट्ठा है वो लोगों के सामने लाएंगे। गांधी जी इसकी इजाज़त नहीं देते। गांधी जी बोला आपको जो करना है आप सेपरेट होके करो, तो तभी ये पार्टी बनती है, स्वराज पार्टी, ठीक है। इसको फाउंड कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास मिलके फाउंड करते हैं। और मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के सेक्रेटरी रहते हैं, क्या? सेक्रेटरी। और सी आर दास क्या रहते हैं? प्रेसिडेंट। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के सेक्रेटरी और सी आर दास प्रेसिडेंट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। साइमन कमीशन अराइव्ड इंडिया ऑन?
साइमन कमीशन 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जिसको लॉर्ड कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा गया, लॉर्ड कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसमें एक प्रोविजन था कि 10 साल बाद एक कमीशन बिठाया जाएगा। लेकिन वो कमीशन 1929 में तो बनना था, वो कमीशन 1929 को बनता, लेकिन वो 2 साल पहले ही बनाया गया 1927 को ही। ठीक है, अब बोला गया रहा है कि जो साइमन कमीशन बनाया गया वो इंडिया अराइव कब होता है, वो फेब 3 1928 को अराइव होता है, कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। Who among the following was the Congress president at Madras session of 1927 when it boycotted Simon Commission? साइमन कमीशन जब बाइकआउट कर लिया गया, जिस सेशन में बोला गया कि साइमन कमीशन को बाइकआउट करना है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ बहुत सारा, उस सेशन में 1927 मद्रास वाला सेशन, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, उसके प्रेसिडेंट थे एम ए अंसारी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। Which of the following leaders died as a result of injuries sustained during a protest demonstration against Simon Commission? साइमन कमीशन के अगेंस्ट लाहौर में प्रोटेस्ट हो रहा होता है, जिसको लीड कौन कर रहे होते हैं, लाला लाजपत राय। ठीक है, लीड कौन कर रहे होते हैं, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की वहाँ पे वो ब्रूटली इंजर्ड होते हैं, बहुत बुरी तरीके से जख्मी होते हैं। ये लाहौर प्रोटेस्ट कब होता है, ये होता है 30 अक्टूबर 1928, और फिर इसी इंजरीज के चलते फिर बाद में 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, और इस डेथ के चलते फिर बाद में इसका बदला लिया जाता है। कौन बदला लेता है, भगत सिंह बदला लेता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। Who challenged Indians to form a constitution that would be acceptable to all? इनमें से कौन चैलेंज करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इंडियंस को, कि आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जो सब एक्सेप्ट करें, अगर दम है तो बनाओ। और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद नेहरू रिपोर्ट बनाया जाता है, मोतीलाल नेहरू बनाते हैं। ठीक है, और फिर वो फेल रहता है क्योंकि जिन्ना अपना 14 पॉइंट्स वगैरह रखते हैं, जिसको बहुत सारी पार्टीज मानते नहीं है। ठीक है, तो वो वहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है, और इन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से किसने चैलेंज किया इंडियंस को, लॉर्ड बर्किनहेड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग या फिर नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बर्किनहेड ही इनको चैलेंज करते हैं, जो कि उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हैं, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रहते हैं, लेकिन ये वाइस रॉय कौन रहता है, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ये वाइस रॉय रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। In which session Indian National Congress passed a resolution declaring पूर्ण स्वराज to be the goal of National Congress? लाहौर सेशन 1928, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85। डांडी मार्च वाज स्टार्टेड ऑन, डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ, और अप्रैल 5 1930 को वो डांडी पहुंचते हैं। साबरमती आश्रम से डांडी 12 मार्च यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और 5 अप्रैल को ये डांडी पहुंचते हैं, और 6 अप्रैल सुबह को ये साल्ट लॉ ब्रेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। हु लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस? देखो, साल्ट सत्याग्रह ना तमिलनाडु में कौन चलाते हैं, कौन साल्ट सत्याग्रह को चलाते, फॉरवर्ड करते हैं, सी राजगोपाल आचार्य। और केरला में के कलपन इसको चलाते हैं। ठीक है, और बाकी जगह जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, इस जगह पे अब्दुल गफ्फार खान चलाते हैं इसको, साल्ट सत्याग्रह को। और साल्ट सत्याग्रह को अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, और अब्दुल गफ्फार खान किसको ऑर्गेनाइज करते हैं, खुदाई खिदमतगार, जिनको रेड शॉर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट साल्ट सत्याग्रह को लेड कौन करता है, अब्दुल गफ्फार खान, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय अब्दुल गफ्फार खान? खुदाई खिदमतगार, इनको रेड शॉर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेट आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिया जा रहा है, आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट। आपको बताना है, 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इन 3 स्टेटमेंट पे करेक्ट कौन है। इट वॉज हेल्ड इन लंदन ऑन 12 नवंबर 1930 टू डिस्कस साइमन कमीशन, बिल्कुल सही। बाइकआउटेड बाय मेजर पार्टीज, बिल्कुल बाइकआउट कर लिया गया था, फिर ये पोस्टपोन भी हुआ 2 जन 1931, बिल्कुल तीनों सही है, ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89।
एज पर विच एग्रीमेंट गांधी जी डिसकंटिन्यूड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड एग्री टू सेकेंड, ये दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो गया है, गांधी इरविन एक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन 5 मार्च 1931, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द ऑरिजिन ऑफ पूना पैक्ट, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, अगस्त ऑफर, कॉमनवेल्थ अवार्ड या फिर साइमन कमीशन। तो पूना पैक्ट का ऑरिजिन क्या है, क्यों हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, कॉमनवेल्थ अवार्ड की वजह से हुआ, जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया, रमसे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हु प्रिस्क्राइब्ड separate electorates for India on the basis of communal award in August 1932, Ramsay MacDonald. Option number B is the right answer. Question number 93, Pune Pact was signed by B.R. Ambedkar and, आपको पता है महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे, किसके खिलाफ, जो ये अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रहा था, कौन, बी आर अम्बेडकर, क्योंकि बी आर अम्बेडकर रिप्रेजेंट करते थे अनटचेबल्स को, ठीक है, दलित्स वगैरह, नीची जात, लोअर कास्ट, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कर रहा था बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने डिमांड करी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, गांधी उसके अगेंस्ट थे। फिर बाद में जब फिर मतलब उसका फ़ायदा ब्रिटिश उठाने लगे, कॉमनवेल्थ अवार्ड इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और गांधी जी ने फिर प्रोटेस्ट किया, वो सुन के फिर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट होता है जिसको बोला गया है पूना पैक्ट। किस किस के बीच में होता है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। इन विच मुस्लिम लीग सेशन द डिवाइड एंड क्विट वाज रेज्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, ऑलरेडी रिपीट हो चुका है लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से बोला गया है। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस सेशन में ये बोला गया, ये स्लोगन दिया डिवाइड एंड क्विट की, तो इसका जो सही आंसर है वो है कराची सेशन 1943, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 डी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन लाहौर 1940, देखो पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो 1940 में जो लाहौर सेशन हुआ था ना 24 मार्च, उसमें पास हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। अगस्त ऑफर ऑन 8 अगस्त 1940 अनाउंस्ड, जो अगस्त ऑफर दिया गया 8 अगस्त 1940 को, उसमें क्या क्या बोला गया, डोमिनेंट स्टेट्स मिलेगा इंडियंस को, बिल्कुल सही। एक्सपेंडेड वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हाँ वाइस रॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जो इंडियंस होंगे उसका नंबर इंक्रीज किया जाएगा, बिल्कुल ये भी बोला गया। सेटिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाँ आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, ये भी इसमें कहा गया, बिल्कुल तीनों सही, ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1940, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था। जो पहले सत्याग्रही थे वो तो विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। हु वाज चूजन एज द सेकंड सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह आफ्टर विनोबा भावे, विनोबा भावे के बाद जो सेकंड सत्याग्रही किसको चुना गया, विनोबा भावे के बाद जो सेकंड सत्याग्रही था उस किसको चुना गया, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द टर्म पाकिस्तान, पाकिस्तान टर्म किसने दिया, मोहम्मद इकबाल ने, चौधरी रहमत अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। दो जो पाकिस्तान टर्म है वो दिया है चौधरी रहमत अली ने, और फिर बाद में उसको प्रैक्टिकलिटी किसने दी, मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया फिर पाकिस्तान, इसने इसको शेप दी, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टर्म पाकिस्तान किसने दी, चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, सेंचुरी पूरी, ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स अंडर द फेमस क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू इंडिया, क्रिप्स मिशन जो कि इंडिया आया, ठीक है, उसको कौन लाता है, क्रिप्स मिशन, वो इंडिया कब आता है, 1941, 42, 43 या फिर 44, तो इसका जो सही आंसर है वो कब आता है, क्रिप्स मिशन 1942 को, ठीक है। और वो लाता कौन है, लाता है क्रिप्स ही लाता है ना। उस टाइम जो वाइस रॉय रहता है लिनलिथ गो रहता है, लिनलिथ गो, और जो प्राइम मिनिस्टर रहता है वो रहता है विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च करी गई किस साल में करी गई, कब करी गई, ठीक है। अगस्त 1942, अगस्त 1941, जनवरी 1942 या फिर जनवरी 1941, तो ये करा गया अगस्त 1942, अगस्त 1942, जस्ट आफ्टर क्रिप्स मिशन, जस्ट आफ्टर क्रिप्स मिशन, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। डू और डाई वाज द मंत्र बाय गांधी फॉर, डू और डाई कॉल दी, किसके लिए, गांधी जी ने डू और डाई कॉल दी, ठीक है, किस लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, बिल्कुल क्विट इंडिया मूवमेंट। आपने बोला गांधी जी ने क्या बोला कि
या तो जियो या मरो, लेकिन इनको भगाओ यहाँ से। किस लिए? क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, कि आप लोग जा सकते हो, आप इंडिया को छोड़ दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। पैरेलल गवर्नमेंट वाज सेट अप इन, पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे सेटअप हुई? बलिया में भी हुई, तमलुक में भी हुई, सतारा में भी हुई, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव। बलिया आपकी फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट थी। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब उधर ब्रिटिश भी रूल कर रहे थे, इधर पे इंडियंस ने खुद ही रूल करना स्टार्ट किया, ठीक है। बलिया यूपी में, ठीक है, बलिया यूपी में फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट करी। किसने स्टार्ट करी? चुट्टू पांड्या ने, चुट्टू पांड्या, ठीक है। तामलुक, तामलुक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल, ठीक है। तामलुक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल, सतीश सामंत ने ये स्टार्ट करी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट, बलिया और सतारा इंपॉर्टेंट। सतारा क्यों, बलिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट है। सतारा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सतारा जो महाराष्ट्र में स्टार्ट करी गई जी, आपकी लॉन्गेस्ट टर्म पैरेलल गवर्नमेंट रही है, लॉन्गेस्ट टर्म पैरेलल गवर्नमेंट रही है, ठीक है। किसने स्टार्ट की? ये स्टार्ट की वाई बी चौहान और नाना पाटेल, इन दोनों ने ये कहाँ पे स्टार्ट करी? सतारा, महाराष्ट्र में, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। पाकिस्तान डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 23 मार्च 1943, 22 मार्च 1943, 21 मार्च 1943 या फिर 20 मार्च। तो इसका जो सही आंसर है, पाकिस्तानी डे कब ऑब्जर्व करा गया? मार्च 23, 1943, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। राजगोपाल आचार्य फार्मूला, जिसको सीआर फार्मूला भी कहा गया, सीआर फार्मूला 1944 में राजगोपाल आचार्य देते हैं। क्या देते हैं उसमें क्या कहते हैं वो? उसमें क्या कहते हैं? कांग्रेस लीग कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही। इंडिया पाकिस्तान यूनिटी, ना, बोथ ना। उसमें क्या कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को यूनाइट होकर लड़ना चाहिए और ब्रिटिश के अगेंस्ट जाना चाहिए और ब्रिटिश को भगाना चाहिए। बाद में जब पावर हम लोगों को मिलेगा तो मुस्लिम लीग के लिए अलग पाकिस्तान बना दिया जाएगा। ये सीआर फार्मूला राजगोपाल आचार्य ने कहा सीआर फार्मूला में, ठीक है, 1944 में जो उसने दी थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्मड इन सितंबर 1942 विद द हेल्प ऑफ, जो पहला डिवीजन मैंने बोला इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो दो पार्ट्स में बनी। पहली पार्टी मोहन सिंह ने बनाई, ठीक है। किसकी हेल्प लेके? जापान की हेल्प लेके। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्मड बाय मोहन सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, 108 की। द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, द वुमेन्स रेजिमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वाज लेड बाय, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी तो थी ना, इंडियन नेशनल आर्मी के उस पे लगभग 3 ब्रिगेड्स रखे गए हैं। मतलब ब्रिगेड बोले तो ग्रुप ऑफ ट्रूप्स, ब्रिगेड्स मतलब ग्रुप ऑफ ट्रूप्स। 3 लोगों के नाम पे रखे गए ये 3 ब्रिगेड्स। एक गांधी जी के नाम पे, नेहरू के नाम पे, और ये जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पे, ये 3 ब्रिगेड्स रखे गए, ठीक है। इनके नाम पे ये ब्रिगेड्स रखे। ब्रिगेड्स मतलब ग्रुप ऑफ ट्रूप्स। कुछ फॉर एग्जाम्पल हजार का ट्रूप्स है, उसको एक ब्रिगेड कहा गया। वो गांधी के नाम पे एक ब्रिगेड, नेहरू जी के नाम पे एक ब्रिगेड, आज़ाद के नाम पे एक ब्रिगेड, ठीक है। और एक ब्रिगेड रखा गया वुमेन्स के नाम पे भी, ठीक है। वुमेन्स के नाम पे रखा गया, उसका नाम था रानी झांसी। और वही पूछा जा रहा है कि रानी झांसी वाला जो रेजिमेंट है, जो ब्रिगेड था, उसको लीड किसने किया था? उसको लीड किया था कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। वेवल प्लेन केम इन जून इन द ईयर, वेवल प्लेन जो दिया गया, वेवल प्लेन जो लाया गया, वो किस साल लाया गया? वो लाया गया 1945 को, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट अंडर एससी बोस वाज सेटअप इन, जो प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट अंडर सुभाष चंद्र बोस, वो कब सेटअप हुई? कहाँ पे सेटअप हुई? रंगून में, सिंगापुर में, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ, रंगून में भी और सिंगापुर में भी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की, 111। ए वुमेन रेजिमेंट वाज फॉर्मड कॉल्ड, मैंने बोला 3 ब्रिगेड्स थे, गांधी जी के नाम पे एक, नेहरू जी के नाम पे और अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पे एक, और एक था वुमेन्स के लिए सेपरेट, जो वुमेन्स के लिए ही था। वो किसके नाम पे था? वो था रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है। उसको बोला गया रानी झांसी रेजिमेंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। इन जुलाई 1945 लेबर पार्टी फॉर्मड गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर,
ब्रिटिश गवर्नमेंट में अभी किसने जीता, अभी किसकी गवर्नमेंट बनी, लेबर पार्टी की। कब, जुलाई 1945 में। प्राइम मिनिस्टर कौन बने, अभी तक कौन थे, चर्चिल, अब बने क्लेमेंट एटली। इसके बाद 1945 के ऑनवर्ड्स जितने भी प्लान आएंगे उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो होंगे क्लेमेंट एटली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। फर्स्ट ट्रायल ऑफ आर्मी was done in Delhi at Red Fort in 1945 ऑफ। जो फर्स्ट ट्रायल आर्मी की हुई वो रेड फोर्ट में हुई दिल्ली में 1940 में। किन किन का हुआ, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह दिलान, प्रेम कुमार सहगल। बिल्कुल ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, तीनों का हुआ था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114। डिफेंस ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी प्रिजनर्स, उनके डिफेंस में, उनका डिफेंस किस किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू, असफ अली, टीबी सप्रू, बुलाभाई देसाई। इसका जो सही आंसर है वो है सारे लोगों डिफेंस में थे उनके। ठीक है, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है ना वो रहा है ऑप्शन नंबर डी, बुलाभाई देसाई। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सारे डिफेंस में आए थे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। कैबिनेट मिशन प्लान वाज अनाउंस्ड इन द ईयर, कब, किस साल में कैबिनेट मिशन प्लान, सीएमपी जिसको कहते हैं, उसको मतलब अनाउंस किया गया, 1945, 46, 47। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1946 को अनाउंस करा गया। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। कैबिनेट मिशन इंक्लूडेड, जो कैबिनेट मिशन प्लान बनाया था उसमें जो मिशन कैबिनेट जो बना था उसमें कौन कौन था, लॉरेंस था, क्रिप्स था, अलेक्जेंडर था, या फिर सारे थे। बिल्कुल ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। जो कैबिनेट मिशन बनाया गया, जिसके तहत जो कैबिनेट मिशन प्लान दिया गया, उस मिशन में कौन कौन थे, उस कैबिनेट में कौन कौन थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये याद रखना, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। इंटरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू was sworn in on September 2, 1946। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस ऑन, 3 मीटिंग होती है। पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946, जो इसका आंसर है। सेकंड मीटिंग होती है दिसंबर 11, 1946, और थर्ड मीटिंग होती है दिसंबर 30, 1946। पहली मीटिंग जब होती है तो ये टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाते हैं सचिंदर सिन्हा को, याद रखना। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। पहली मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू एटली अनाउंसमेंट। अब एटली ने जो अनाउंसमेंट दी, कब, 20 फरवरी 1947 को। जो क्लेमेंट एटली है, प्राइम मिनिस्टर है, वो एक अनाउंसमेंट देते हैं। कब देते हैं, 20 फरवरी 1947 को। उस अनाउंसमेंट में वो क्या क्या कहते हैं, क्या वो ये कहते हैं कि जून 30, 1948 तक जो पावर है इंडियन गवर्नमेंट को मिल जाएगा, बिल्कुल ये भी कहते हैं। माउंटबेटन वाज टू रिप्लेस वेवल एज द वाइसरॉय, बिल्कुल ये भी कहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, क्योंकि क्लेमेंट एटली है ना, जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वो क्या करते हैं, 20 फरवरी 1947 को अनाउंसमेंट करते हैं कि 30 जून 1948 तक क्या करेंगे, पावर इंडियंस को मिल जाएगा। और जो अभी वेवल प्लान मिला था आपको, जो वेवल थे अभी, अब उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, माउंटबेटन। ठीक है, जो वाइसरॉय कौन थे, अभी तक वेवल थे। ठीक है, अब उसको रिप्लेस कौन करेंगे, माउंटबेटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120। विच प्लान इज आल्सो नोन एज 3rd जून प्लान। इसको माउंटबेटन प्लान को 3rd जून प्लान ही कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन प्लान, क्योंकि ये इसने 3rd जून 1947 को ये प्लान दिया था। कब दिया था, 3rd जून 1947 को ये प्लान दिया था। इसको 3rd जून प्लान भी कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। बाय अगस्त 15, 1947 ऑल स्टेट्स ज्वाइनेड इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट। 15 अगस्त 1947 तक सारे स्टेट्स ने ज्वाइन किया। किन किन स्टेट्स को छोड़ के, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, इन तीनों स्टेट्स को छोड़ के मैक्सिमम स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन किया था। ठीक है, A post-dated check drawn on falling back with regard to Cripps mission was given to who among the following? Given by who among the following? जो क्रिप्स मिशन के तहत जो स्टैफोर्ड क्रिप्स ये लेके आया था, उसको गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी इसका सही आंसर है, गांधी जी ने उसको कहा दैट इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रैशिंग बैंक या फिर इन ए फॉलिंग बैंक। फ्यूचर में अगर कोई चेक मिले आपको उस बैंक से पैसे लेने जो कि डूब रहा है, जो कि कर्जे में लथपथ है, वो आपको क्या पैसा देगा, जो ऑलरेडी कर्जे में लथपथ है। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा, ए पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन ए फॉलिंग बैंक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसने कहा, गांधी जी ने।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की। हु अमंग द फॉलोइंग किल्ड जनरल माइकल ओडेयर, मैन बिहाइंड द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जिसमें बहुत सारे लाखों लोग मर गए, हज़ारों लोग मर गए, ठीक है, बहुत सारे लोग जख्मी हुए, हज़ारों लोग मर गए, ठीक है। उसका बदला लिया किसने? उसका बदला लिया उधम सिंह ने। लंदन में 1940 को एक मीटिंग के दौरान उधम सिंह इसको मार देते जनरल ओडायर को, ठीक है, बदला पूरा लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। व्हेन वाज मद्रास लेबर यूनियन फॉर्मड। मद्रास लेबर यूनियन फॉर्म कब होती है? 1918। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। हु वाज द हेड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट? ईवी रामास्वामी, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल या फिर लियाकत अली। देखो, कुछ सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स आती है और कुछ रिफॉर्मर्स जो उनको लाते हैं, अब उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किसने किया? ईवी रामास्वामी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 को जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ईवी रामास्वामी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126। इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वाज इम्प्रिजन फॉर 6 years एंड वाज सेंट टू। 1907 सूरत स्प्लिट के बाद मैंने बोला मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो सारे छोड़ देते हैं, आधों को जेल होती है, आधे पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं। बाल गंगाधर तिलक को जेल होती है, कहाँ पे भेजा जाता है? मेंडला या फिर रेलवड़ा। क्वेश्चन नंबर 126 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेडलाई जेल भेजा जाता है इसको 6 साल के लिए, ठीक है। फिर आते ही वो क्या करते हैं? होम रूल लीग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड प्रो चेंजर्स? प्रो चेंजर्स जो स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी को सपोर्ट में जो जिसने बोला वो प्रो चेंजर्स हुए, और जो गांधी जी के सपोर्ट में बोला जिन्होंने इसमें ज्वाइन नहीं किया, इसको सपोर्ट नहीं किया, वो है नो चेंजर्स। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू बोथ वेन 1 and 2 and none of these। ये दोनों सी आर दास और मोतीलाल नेहरू क्या थे? प्रो चेंजर्स, क्योंकि सी आर दास क्या थे? मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे और सी आर दास प्रेसिडेंट थे स्वराज पार्टी के, इनको प्रो चेंजर्स बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसी? फादर ऑफ पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसी किसको बोलते हैं? लॉर्ड मिंटो को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। हु फाउंडेड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914? इलाहाबाद में 1914 को सेवा समिति बनाई जाती है, कौन बनाता है? इसको बनाता है ऑप्शन नंबर ए, एच.एन. कुंद्रू, जिसको हिदरियानाथ कुंद्रू भी कहते हैं, ठीक है, या फिर एच.एन. कुंद्रू, ठीक है। ये बनाता है सेवा समिति को, कब? इलाहाबाद में 1914 को, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की। द तत्वाबोधिनी सभा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। तत्वाबोधिनी सभा को कौन बनाता है, कौन एस्टैब्लिश करता है? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, अक्षय कुमार दत्ता या फिर द्वारकानाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर है वो है देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 को तत्वाबोधिनी सभा बनाते हैं, कहाँ पे? कलकत्ता में, कलकत्ता, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि तत्वाबोधिनी सभा कलकत्ता में 1839 को कौन बनाते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 131। व्हेन वाज इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कब करा जाता है? 12 जुलाई 1947, 22 अगस्त, 12 अगस्त, 22 अगस्त या फिर 22 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को इंडियन नेशनल फ्लैग जो है अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस यही एक स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है। अमित सभा और ब्रह्मो समाज, इनका जो फाउंडर है राजा राम मोहन राय। अमित सभा को कलकत्ता में 1859 में और ब्रह्म समाज को कलकत्ता में 1828 को कौन फाउंड करता है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। और आर्य समाज का फाउंडर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब फाउंड करते हैं? 1875 में, कहाँ पे? बॉम्बे में, ठीक है। आर्य समाज का फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती बॉम्बे में फाउंड करते हैं 1875 को, ठीक है। और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर एमजी रनाडे बॉम्बे में 1887 को फाउंड करते हैं, ठीक है गाइस। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपना प्यार ज़रूर दिखाना, लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके, ठीक है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।